हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हैंड ऑफ क्लासेस। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों का हैंड ऑफ क्लासेस में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एल्गी स्टार्ट किए थे और एल्गी में हमने एक जीनस स्टार्ट किया था जिसका नाम है ऊडोगोनियम। क्या पढ़ रहे थे हम? ऊडोगोनियम। लास्ट वीडियो में हमने यह देखा था कि इसकी थैलस स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, जिसमें इसकी शारीरिक संरचना और शारीरिक आकारिकी के बारे में पूरा अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम ऊडोगोनियम में कौन कौन सी जनन विधियां पाई जाती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंतर्गत जब हमने क्लोरोफाइसी वर्ग के सामान्य लक्षण पढ़े थे उस वक्त हमने ये पढ़ा था कि क्लोरोफाइसी वर्ग के जो मेंबर्स हैं उनमें 3 प्रकार की जनन विधियां पाई जाती हैं। एक तो पाया जाता है कायिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन तथा तीसरा होता है लैंगिक जनन। यानी यह जो एल्गीज हैं क्लोरोफाइसी वर्ग के, वह तीनों प्रकार से जनन इनमें पाया जाता है। तो आज हम उन जनन विधियों के बारे में वर्णन करेंगे। तो देखते हैं ऊडोगोनियम में रिप्रोडक्शन यानी जनन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वह है रिप्रोडक्शन तथा जनन। तो हम ये देखते हैं कि ऊडोगोनियम में 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। कितने प्रकार का जनन? 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। पहला जो होता है वह होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तथा तीसरा जो होता है वह होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। कायिक जनन के बारे में यदि हम पढ़ें कि कायिक जनन कितने प्रकार से होता है तथा कायिक जनन ऊडोगोनियम में किस प्रकार से पाया जाता है, तो कायिक जनन के बारे में देखें हम। ऊडोगोनियम में कायिक जनन की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां पाई जाती हैं। ठीक है, पहली जो विधि है, पहला जो कायिक जनन का मेथड्स है रिप्रोडक्शन में, वह है विखंडन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? विखंडन विधि द्वारा। ठीक है, अर्थात वाई फ्रेगमेंटेशन, वाई फ्रेगमेंटेशन मेथड, विखंडन द्वारा इनमें जनन होता है। इनमें यह देखते हैं कि जो ऊडोगोनियम का थैलस है, ठीक है, ऊडोगोनियम का जो थैलस है वह, इसका थैलस कई खंडों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। कई खंडों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसका जो प्रत्येक खंड है, ठीक है, डिवाइडेड हुआ जो प्रत्येक खंड है वह अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर उसके बाद क्या होता है? इसका अंकुरण होता है और अंकुरण के पश्चात इसका प्रत्येक खंड एक नया थैलस बना लेता है। इस प्रकार की विधि है वह क्या कहलाती है? विखंडन विधि। दोबारा से देखें तो विखंडन विधि में क्या होता है कि जो ऊडोगोनियम का थैलस है वह कई खंडों में क्या हो जाता? विभाजित हो जाता है तथा इसके प्रत्येक खंड अंकुरित होकर क्या बना लेता है? नया थैलस बना लेता है। तो इस विधि द्वारा क्या होता है? इसमें अलैंगिक जनन होता है। दूसरी विधि यदि हम देखें विखंडन विधि के अलावा, तो इसमें जो दूसरा प्रकार का अलैंगिक कायिक जनन पाया जाता है वह होता है एकाइनेट्स द्वारा। किसके द्वारा? एकाइनेट्स द्वारा। ठीक है, एकाइनेट्स क्या होते हैं? यह होते हैं निश्चेष्ट बीजाणु। कौन से बीजाणु? निश्चेष्ट बीजाणु। ठीक है, निश्चेष्ट बीजाणु के अलावा यह जो अब बात आती है कि निश्चेष्ट बीजाणु किसे कहते हैं। निश्चेष्ट बीजाणु जो है, कभी कभी कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं ऊडोगोनियम, लाल या भूरे रंग के। कैसे? लाल या भूरे रंग के, मोटी भित्ति युक्त। कैसे युक्त? मोटी
भित्ति युक्त कुछ बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन बीजाणुओं को क्या कहते हैं हम? निश्चेष्ट बीजाणु। क्या कहते हैं इनको? एकाइनेट्स। ठीक है, एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। ये एकाइनेट्स जर्मिनेट होकर अर्थात अंकुरित होकर क्या बना देते हैं? न्यू थैलस, नए थैलस का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से एकाइनेट्स द्वारा भी ऊडोगोनियम में कायिक जनन पाया जाता है। दोबारा से सुन लें कि एकाइनेट्स किसे कहते हैं। यह आधे नंबर का क्वेश्चन आता रहता है कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि व्हाट इज एकाइनेट्स। ठीक है, या निश्चेष्ट बीजाणु किसे कहते हैं। तो निश्चेष्ट बीजाणु क्या है कि कुछ एल्गी की कुछ ऐसी जातियां पाई जाती हैं या ऊडोगोनियम की कुछ ऐसी जातियां पाई जाती हैं जिनके अंदर थैलस में कभी कभी लाल या भूरे रंग के मोटी भित्ति युक्त बीजाणु निर्मित होते हैं। इन मोटी भित्ति युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? हम एकाइनेट्स कहते हैं। यह एकाइनेट्स फेवरेबल कंडीशन में या अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर किसका निर्माण कर लेते हैं? नए थैलस का निर्माण करते हैं, तो निश्चेष्ट बीजाणु कहलाते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? हमारी कायिक जनन की। ठीक है, अब कायिक जनन के पश्चात जो दूसरी विधि है हमारी वह है अलैंगिक जनन। ठीक है, कौन सा जनन? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात दूसरी जो मेथड है, दूसरे प्रकार का जनन है वह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में बात करें हम तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है। अलग अलग शैवालों में अलग अलग प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं, जैसे चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु आदि आदि। ठीक है, लेकिन ऊडोगोनियम में जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? चल बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? चल बीजाणु द्वारा, अर्थात वाइजूस्पोर्स। किसके द्वारा होता है? वाइजूस्पोर्स चल बीजाणु द्वारा होता है। अब चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है? ठीक है, इसको यदि देखें तो डायग्रामेटिकली देखें तो इधर देखते हैं ये क्या है? हमारा अलैंगिक चक्र। पूरा क्या है ऊडोगोनियम का? यह अलैंगिक चक्र है जिसके द्वारा एक कोशिका से एक नए थैलस का निर्माण कैसे होता है यह देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इसकी थैलस स्ट्रक्चर पढ़ी थी और बताया था कि उसमें मुख्य रूप से एपिकल बेसल पोलैरिटी पाई जाती है। इसकी सबसे ऊपरी कोशिका तो होती है एपिकल सेल तथा सबसे निचली कोशिका क्या होती है? होल्ड फास्ट, और बीच में अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक कोशिका में न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, पायरेनॉइड्स, ठीक है, आदि संरचनाएं पाई जाती हैं तथा इसकी कुछ कोशिकाओं में क्या होती है? कुछ मैंने बताया था अनुप्रस्थ पट्टियों के रूप में कुछ संरचनाएं पाई जाती है शीर्ष भाग पर। ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? हम एपिकल कैप सेल्स कहते हैं तथा इन अनुप्रस्थ पट्टियों को क्या कहते हैं? हम एपिकल कैप कहते हैं। अब देखो इस थैलस की एक कोशिका के द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक चक्र होता है और चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखें कि इसके जो थैलस के होते हैं इसकी कौन सी कोशिका? एपिकल सेल। ठीक है, कौन सी कोशिका? एपिकल सेल तथा होल्ड फास्ट को छोड़कर, ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं को छोड़कर एपिकल सेल शीर्ष कोशिका और होल्ड फास्ट स्थापपांग कोशिका को छोड़कर, ठीक है, थैलस की कोई भी कोशिका जिसमें क्या उपस्थित हो? एपिकल कैप उपस्थित हो। ठीक है, एपिकल कैप युक्त थैलस की कोई भी कोशिका, ठीक है, किसके रूप में कार्य करती है? जूस्पोरेंजियम के रूप में कार्य करती है। जूस्पोरेंजियम का मतलब है चल बीजाणु धानी। किसके रूप में? या चल बीजाणु धानी के रूप में कार्य
करती है। कौन सी दो कोशिकाएं छोड़कर? एपिकल सेल और होल्डफास्ट को छोड़कर थैलस की कोई भी एपिकल कैप युक्त कोशिका चल बीजाणुधानी या जूस्पोरेंजियम के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो जो जूस्पोरेंजियम है, चल बीजाणुधानी है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो धीरे धीरे डिवाइडेड होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वह डिवाइडेड होकर जूस्पोर्स में अर्थात चल बीजाणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। चल बीजाणुधानी में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। चल बीजाणु जब क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, तो यह क्या करते हैं? इसके चारों ओर, ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है? एक वेजाइकल अर्थात एक श्लेष्मीय पुटिका का निर्माण हो जाता है। क्या कहते हैं इसको? श्लेष्मीय पुटिका का निर्माण हो जाता है, जिसके द्वारा यह प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है, क्या रहता है? जूस्पोर सुरक्षित रहता है। ठीक है, जब परिपक्व हो जाते हैं तो यह चल बीजाणुधानी से क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो जूस्पोर निर्मित हो रहे हैं, परिपक्व होने के पश्चात ये चल बीजाणुधानी अनुप्रस्थ रूप से क्या होती है? फट जाती है, जिसके कारण ये जूस्पोर से बाहर आ जाते हैं और किसी आधार से चिपक जाते हैं तथा इनके चारों ओर एक श्लेष्मीय पुटिका का निर्माण हो जाता है। जब कब इनकी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये वेजाइकल जो है, जो श्लेष्मीय पुटिका है, यह क्या हो जाती है? धीरे धीरे गल जाती है या जल में विलय हो जाती है या नष्ट हो जाती है, जिससे जो जूस्पोर्स है, ठीक है, चल बीजाणु है, वह क्या हो जाता है? श्लेष्मीय पुटिका से बाहर आ जाते हैं और श्लेष्मीय पुटिका से बाहर आने के पश्चात, ठीक है, जूस्पोर्स के लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, जूस्पोर्स के लंबाई में वृद्धि होने से जूस्पोर्स में क्या होगा? इसके पश्चात अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के द्वारा, ठीक है, इस जूस्पोर्स में दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका तो अपर सेल, ऊपरी कोशिका, तथा दूसरी लोअर सेल। ठीक है, यह जो अपर सेल्स होती है, ऊपरी कोशिका होती है, वह कैसी होती है? कलरफुल ग्रीन, कैसी होती है? ग्रीन होती है। तथा जो लोअर सेल होती है, वह कैसी होती है? कलरलेस। ठीक है, कैसी होती है? कलरलेस होती है, जिसके द्वारा यह अपर सेल तो किसका निर्माण करते हैं? जो अपर सेल है वह निरंतर रूप से क्या होती रहती है? विभाजित होती रहती है। तथा यह जो लोअर सेल है, कलरलेस सेल है, इसमें आगे किसी भी प्रकार के डिवीजन नहीं होते हैं। यह लोअर सेल तो आगे जाकर जिसमें डिवीजन नहीं हो रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? होल्ड फास्ट का निर्माण करती है। लोअर सेल होल्ड फास्ट का निर्माण करती है, जबकि यह जो अपर सेल है, ग्रीन सेल है, वह निरंतर रूप से क्या होती रहती है? डिवाइडेड होती रहती है, जिसके कारण पूरे नए थैलस तंतु का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ऊडोगोनियम में क्या पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। दोबारा से देखें, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता रहता है। तो देखें, यह एक थैलस है जिसमें दो कोशिकाएं, एपिकल सेल, होल्डफास्ट तथा ये अन्य सेल। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि इनकी जो कोशिकाएं उसमें क्या पाई जाती है? शीर्ष पर एपिकल कैप उपस्थित होती है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन कैसे होता है एक थैलस से? इसमें देखते हैं कि एपिकल सेल और होल्डफास्ट दोनों कोशिकाओं को छोड़कर एपिकल कैप युक्त कोई भी कोशिका किसके रूप में कार्य करती है? जूस्पोरेंजियम चल बीजाणुधानी के रूप में कार्य करती है। चल बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है? जूस्पोर्स चल बीजाणु का निर्माण होता है। चल बीजाणु परिपक्व होने के पश्चात यह चल बीजाणुधानी अनुप्रस्थ रूप से क्या हो जाती है? फट जाती है। चल बीजाणु बाहर मुक्त हो जाते हैं तथा किसी आधार से या अधो स्तर से सबस्ट्रेट से चिपक जाते हैं तथा इनके चारों ओर किसका निर्माण हो जाता है? वेराइकल श्लेष्मीय पुटिका का निर्माण होता है।
अनुकूल परिस्थितियों में यह श्लेष्म पुटिका क्या हो जाती है, धीरे धीरे गल जाती है या नष्ट हो जाती है, जिससे जूस्पोर्स बाहर मुक्त हो जाते हैं तथा इसके पश्चात इसमें क्या होता है, डिवाइडेशन होता है तथा जर्मिनेशन होता है। सबसे पहले जूस्पोर लंबाई में वृद्धि करता है। अंकुरण के द्वारा इसमें दो कोशिकाएं बनती हैं, अपर ग्रीन सेल्स एंड लोअर कलरलेस सेल्स। लोअर कलरलेस सेल्स इसमें कन्वर्ट हो जाती है होल्ड फास्ट में, ठीक है, तथा अपर जो ग्रीन सेल्स है उसमें निरंतर रूप से डिवीजन होते रहते हैं तथा नए थैलस तंतु का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ऊडोगोनियम में क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये है हमारा क्या, अलैंगिक जनन, ठीक है। दूसरे यदि देखें हम अलैंगिक जनन के पश्चात बात करें हम, तो किसकी बात करते हैं, लैंगिक जनन की, ठीक है। किसकी बात करें हम, थर्ड जो मेथड है वह है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लैंगिक जनन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो सामान्य लक्षणों में कि एल्गी में मोस्टली कौन से प्रकार का जनन पाया जाता है, oogamous टाइप, ठीक है, कौन सा, oogamous टाइप अर्थात अंडयुग्मकी जनन, अंडयुग्मकी जनन पाया जाता है, या इसको कहते हैं हम विषम युग्मकी जनन, ठीक है, अंडयुग्मकी या विषम युग्मकी जनन। इस प्रकार का जनन, इसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ऊडोगोनियम में जननांगों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, यानी इसमें जननांगों की स्थिति कैसी पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। जननांगों के बारे में देखें तो ऊडोगोनियम में मुख्य रूप से दो प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, ठीक है, दो प्रकार की स्पीसीज इसमें क्या होती है, उपस्थित होती है। पहले प्रकार की जो स्पीसीज है वह क्या कहलाती हैं, पुनर्दीर्घी जातियां, पुनर्दीर्घी जातियां, जिनको कहते हैं हम मैक्रेंड्रस, मैक्रेंड्रस स्पीसीज। और दूसरे प्रकार की जो जातियां हैं वह क्या कहलाती हैं, पुंबामनीय जातियां। कौन सी जातियां, पुंबामनीय जातियां, नैनेंड्रस, नैनेंड्रस स्पीसीज, ठीक है, पुनर्दीर्घी जातियां और पुंबामनीय जातियां। अब पुनर्दीर्घी जातियां किसे कहते हैं, वे जातियां, ठीक है, वे जातियां, वे स्पीसीज जिसमें पुंधानियों का निर्माण, पुंधानी का निर्माण कहाँ पर होता है, सामान्य तंतु पर हो, कहाँ पर हो, सामान्य तंतु पर हो, उस प्रकार की जातियों को क्या कहते हैं हम, पुनर्दीर्घी जातियां कहते हैं। पुनर्दीर्घी जातियां जो है मोस्टली कितने प्रकार की हो सकती हैं, दो प्रकार की हो सकती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो कहलाती हैं उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी जातियां, और दूसरे प्रकार की जातियां होती हैं एक लिंगाश्रयी जातियां, उभय लिंगाश्रयी जातियां और एक लिंगाश्रयी जातियां। दो प्रकार की हो सकती हैं पुनर्दीर्घी जातियां। उभय लिंगाश्रयी जातियां किसे कहते हैं, सब जानते हैं। एक लिंगाश्रयी किसे कहते हैं। उभय लिंगाश्रयी जातियों के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है ऊडोगोनियम नोड्यूलोसम, नोड्यूलोसम, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है एक लिंगाश्रयी का वह है ऊडोगोनियम फ्रेजाइल या बोसाई, बोसाई। ये कौन सी जाति का उदाहरण है, पुनर्दीर्घी एक लिंगाश्रयी जाति का उदाहरण है। दूसरे प्रकार की जो जातियां हैं वह कौन सी जातियां कहलाती हैं, पुंबामनीय जातियां या नैनेंड्रस स्पीसीज। इन्हें क्या कहते हैं कि वे जातियां, वे स्पीसीज जिसमें पुंधानी का निर्माण,
पुंधानी का निर्माण कहाँ पर हो? वामन तंतुओं पर। कौन से तंतु पर? वामन तंतु पर हो, यानी छोटे तंतु पर हो, ठीक है। तथा अंडधानी का निर्माण, किसका निर्माण? अंडधानी का निर्माण कैसे तंतु पर हो? सामान्य तंतु पर हो, ठीक है। कैसे तंतु पर? सामान्य तंतु पर हो। इस प्रकार की जातियों को क्या कहते हैं? पुंवामनीय जातियां। तथा ऐसे तंतु को, थैलस तंतु को क्या कहते हैं? पुंवामन तंतु कहते हैं। ऐसी जो जातियां होती हैं मुख्य रूप से किस प्रकार की पाई जाती हैं? डायोसियस, एक लिंगाश्रयी होती हैं, ठीक है। इसकी जो सभी जातियां हैं मोस्टली कैसी होती हैं? एक लिंगाश्रयी पाई जाती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वह है ऊडोगोनियम सीलिएटम। ऊडोगोनियम सीलिएटम ये कौन सी जाति है? एकमात्र पुंवामनीय जाति इसमें पाई जाती है। तो ये है हमारा क्या? जननांगों का वितरण, जिसमें जननांगों की स्थिति ऊडोगोनियम में अलग अलग पाई जाती है। दोबारा से देख लें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कौन से प्रकार का पाया जाता है? ऊगैमस टाइप, विषम युग्मकी प्रकार का जनन पाया जाता है। जननांगों की स्थिति के बारे में देखें तो जननांगों की स्थिति के आधार पर दो प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। एक प्रकार की जाति होती है पुंदीर्घी जाति, मैक्रेंड्रस स्पीसीज। ये किसे कहते हैं? वे जातियां जिसमें पुंधानी का निर्माण सामान्य तंतु पर हो उन्हें कहते हैं पुंदीर्घी जातियां। यह जातियां दो प्रकार की हो सकती हैं, उभय लिंगाश्रयी जातियां और एक लिंगाश्रयी जातियां। एग्जाम्पल ऊडोगोनियम नोडुलोसम, इसका ऊडोगोनियम बॉसाई। दूसरे प्रकार की जातियां हैं पुंवामनीय जातियां, नैनेंड्रस स्पीसीज। वे स्पीसीज जिसमें पुंधानी का निर्माण तो वामन तंतु पर, छोटे तंतु पर हो तथा अंडधानी का निर्माण सामान्य तंतु पर हो, तो ऐसी जातियां क्या कहलाती हैं? पुंवामनीय जातियां कहलाती हैं। पुंवामनीय जातियां सदैव कैसी पाई जाती हैं? एक लिंगाश्रयी होती हैं, जिसका एग्जाम्पल है ऊडोगोनियम सीलिएटम। तो ये क्या है? लैंगिक जनन में जननांगों की स्थिति, ठीक है। तो आज हमने ऊडोगोनियम में होने वाले कायिक जनन, अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जननांगों की स्थिति का स्टडी की है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रिया का जो प्रोसेसिंग है उसका वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड ऑफ क्लासेस और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।